हेलो ऑल। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, मानव स्मृति। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे संसार की जहाँ पर हमें कुछ भी याद ना हो? हम एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे ना तो अपने बारे में कुछ पता होगा, ना उन वस्तुओं के बारे में जो हमारे चारों तरफ हमारे संसार में मौजूद हैं, ना ही हम उन व्यक्तियों के बारे में जानते होंगे जो हमारे इर्द गिर्द हैं। जस्ट एक बार सोच के देखिए। आप इस कल्पना से ही समझ सकते हैं कि स्मृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। स्मृति, जिसे हम याद रखना भी कहते हैं, हमारे जो भी जानकारी है वो स्मृति के कारण ही हमारे पास होती है। हमारी स्मृति, हम जो कुछ भी याद रख रहे हैं वो हमें ये क्षमता देती है कि हम नई सूचनाएं ग्रहण कर सके, अपने पुराने अनुभवों से फ़ायदा उठा सकें और इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर सकें। साथ ही साथ हमारी स्मृति हमारे पुराने अनुभवों को याद रखने की क्षमता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें हमारा मस्तिष्क पुराने जितने भी तथ्य हैं उनको याद कर सकता है, पुराने अनुभवों को याद रख सकता है। जो भी हमने सीखा है, जो हमारी आदतें हैं, वो सारी हम स्मृति की वजह से ही प्रयोग में ला पाते हैं। स्मृति हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हमें अपनी पुरानी बातें याद नहीं होंगी, हम वर्तमान में जीवित नहीं रह सकते और ना ही भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। स्मृति को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश करी है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है आइजेंक की। आइजेंक कहते हैं कि स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले अधिगम की हुई प्रक्रियाओं, अनुभव और धारण से सूचना एकत्र करता है, फिर उस सूचना को विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। यहाँ पर एक चीज़ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, ये तो हम अभी समझ ही गए कि मेमोरी या स्मृति व्यक्ति की सूचना ग्रहण करने की क्षमता है। और ये सूचना वो कहाँ से ग्रहण करता है? ये सूचना वो अपने अनुभवों से ग्रहण करता है, अपनी लर्निंग से ग्रहण करता है और इसे याद रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो इन सूचनाओं को विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में उत्पादित करता है। यदि वो उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वो उन सूचनाओं को यदि प्रोड्यूस कर रहा है तब हम ये मानेंगे कि उसे याद है। ऐसे ही नहीं कि वो कभी भी कोई भी बात बोले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई प्रश्न आता है या जब कोई एक विशिष्ट उद्दीपक प्रस्तुत होता है तभी प्राणी उन सूचनाओं का पुनरुत्पादन करता है। दूसरी परिभाषा जो है वो है बेडले की। बेडले का मनोविज्ञान जो स्मृति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अभी आप आगे देखेंगे। बेडले ने स्मृति को एक एक्टिव सिस्टम के रूप में स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि मेमोरी जो है एक सक्रिय तंत्र है और इस सक्रिय तंत्र में क्या होता है कि हम वातावरण से अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से सूचना ग्रहण करते हैं, उस सूचना को यूजेबल फॉर्म में रखते हैं, यानी ऐसी तरीके से उसको स्टोर किया जाता है कि जिससे वो दोबारा प्रयोग में लाई जा सके। इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं और उसको इस प्रकार से संचित करते हैं और फिर इस संचय गृह में से जहाँ जिस जगह पर ये इन्फॉर्मेशन संचित करी गई हैं वहाँ से इन सूचनाओं का पुनरुत्पादन करते हैं। तो बेडले की डेफिनेशन में उन्होंने 2-3 चीज़ें स्पष्ट करी हैं। पहली बात कि जो स्मृति है वो एक सक्रिय सिस्टम है, एक सक्रिय तंत्र है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो पड़ी रहेगी, यानी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं।
सक्रिय रहता है, एक्टिव सिस्टम है। रिकंस्ट्रक्शन होता है, मेमोरी जो है वो उसका दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है कि जो आपने कोई भी चीज़ याद करी है, आप आज सुनाएंगे, आप उसको आज रिकॉल करेंगे और आप उसको एक हफ्ते बाद रिकॉल करेंगे तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा, जो इस बात का द्योतक है कि सूचनाओं में परिवर्तन हो रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। सूचना का ग्रहण हो रहा है, उस सूचना को स्टोर करके रखा जा रहा है और फिर उसको रिट्रीव करा जा रहा है, उसको याद करा जा रहा है। अगली जो परिभाषा है वो है मैटलिन की। मैटलिन का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में बहुत योगदान है। मैटलिन कहते हैं कि मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी जो हमारी स्मृति है वो लंबे समय तक सूचनाओं को धारण करने की प्रक्रिया है। बहुत सिंपल सी सीधी सी परिभाषा मैटलिन ने दी है कि ये जो भी सूचना आप ग्रहण कर रहे हैं उस सूचना को लंबे समय तक धारण करने को ही स्मृति कहा जाएगा। तो स्मृति जो है वो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम सूचना का भंडारण कर रहे हैं, लेकिन स्मृति और लर्निंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्मृति और लर्निंग को आप सिनोनिमसली नहीं ले सकते, उसका एक ही अर्थ नहीं निकाल सकते। स्मृति सीखने से संबंधित जरूर है, स्मृति को आप पूरी तरीके से सीखने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अधिगम के बिना धारण संभव नहीं है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप उसको याद कैसे रखेंगे। हम संसार से बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण करते हैं, सीखते हैं और अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, इसको हम लर्निंग या अधिगम कहते हैं। और हमारी जो स्मृति है वो अधिगम पर आधारित होती है, क्योंकि जो सूचनाएं हम वातावरण से ग्रहण कर रहे हैं उन्हीं सूचनाओं को हम धारण करेंगे। लेकिन स्मृति और सीखना दो अलग बातें हैं। जिस प्रकार से स्मृति सीखने पर डिपेंड करती है, उसी प्रकार से सीखना भी काफ़ी हद तक स्मृति पर डिपेंड करता है, क्योंकि सीखने में जो भी हम चीज़ें धारण कर रहे हैं, जो भी पुरानी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उन्हीं के साथ तो हम नई सूचनाओं का संगठन करेंगे। तो इसलिए सीखना और स्मृति एक दूसरे के यदि पूरक कहे जाएं तो कुछ गलत ना होगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं लर्निंग चेंजेस फ्यूचर बिहेवियर। जहाँ पर सीखना हमारे फ्यूचर बिहेवियर को चेंज करता है, भविष्य के व्यवहार को परिवर्तित करता है, वहीं मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर द पास्ट, यानी कि जो हमारी स्मृति है वो जो हमारा अतीत है उसको याद रखने की क्षमता है। तो ये सेंटेंस अपने आप में मेमोरी और लर्निंग दोनों के नेचर को स्पष्ट कर देता है। और जहाँ तक बात आती है जो न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि जो स्मृति और सीखना में जो न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं उनका नेचर अलग होता है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ मेमोरी की, जिसे प्रोसेस ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, यानी स्मृति में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं या स्मृति की क्या प्रक्रिया होती है। स्मृति की बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं और थ्योरीज में अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत की गई है, लेकिन कुछ ये ऐसी प्रोसेस हैं जिस पर सभी मनोवैज्ञानिक सहमत हैं कि स्मृति में यही अवस्थाएं स्टेप बाय स्टेप आती हैं। हम वातावरण से बहुत सारी सूचना ग्रहण कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हम अपने नेत्रों के माध्यम से सूचना ले रहे हैं, अपने कानों के माध्यम से आवाज़ ध्वनि ग्रहण कर रहे हैं, हम बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन इन बातों को हम कैसे धारण करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो भी सूचना हम वातावरण से ले रहे हैं वो ऐसी की ऐसी हमारे ब्रेन में चली जाए। हम उसको अभी देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से उसको ग्रहण करते हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है कि स्टेजेस ऑफ मेमोरी कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है
उसमें हम गेटिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा मेमोरी सिस्टम है उसमें सूचना को ग्रहण करना, जिसे कहा जाता है एनकोडिंग या कूट संकेतन। दूसरी जो स्टेज आती है वो है कीपिंग इट देयर, यानी कि जो सूचना आपने ग्रहण करी है उसको रखना, जिसे कहा जाता है स्टोरेज या भंडारण। तीसरी स्टेज आती है गेटिंग इट बैक आउट, यानी कि जो भी सूचना आपने ग्रहण करी है उसको दोबारा से यूज़ करना, जिसे कहा जाता है रिट्रीवल या प्रत्याहन। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कूट संकेतन को। कूट संकेतन से हमारा तात्पर्य क्या है? देखिए, हम वातावरण से बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, लेकिन क्या जिस तरीके से हम सूचना को ग्रहण कर रहे हैं उसी तरीके से वो हमारे मस्तिष्क में जाती है अगले समय के लिए? जैसे आपने एक एप्पल देखा, आप फ्यूचर में उस एप्पल को पहचानेंगे, तो क्या वो एप्पल आपके मस्तिष्क में जाकर बैठ जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम जो भी सूचना ग्रहण कर रहे हैं वो सूचना परिवर्तित होती है, और इस तरीके से परिवर्तित होती है जिस सूचना को हमारा मस्तिष्क ग्रहण कर सके, और ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी को कूट संकेतन कहा जाता है। जो कूट संकेतन है, कूट संकेतन जो भी सूचना हम ग्रहण कर रहे हैं उसको इस तरीके से परिवर्तित करता है जिसको कि मस्तिष्क में धारण किया जा सके और बाद में उसको रिकॉल भी किया जा सके। और जो कूट संकेतन की प्रक्रिया है इसका आरंभ प्रत्यक्षीकरण के साथ हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण में हम सूचनाओं को पहचानते हैं, उनका संगठन करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने संज्ञानात्मक जो हमारा संवेदी अनुभव है उसको नाम दे रहे हैं तो वो प्रत्यक्षीकरण है। और प्रत्यक्षीकरण, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तभी कूट संकेतन आरंभ हो जाता है। और एक और चीज़, जो कूट संकेतन होता है ये विदिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ये वातावरण के संदर्भ में होता है। और जब हम रिट्रीव करते हैं तो ये जो कूट संकेतन किस संदर्भ में हुआ है हम उसी तरीके से सूचना को रिट्रीव करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं इस बात पर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो भी कूट संकेतन हो रहा है वो वातावरण के संदर्भ में होता है। हम किसी भी जो सूचना को सीख रहे हैं, जो हम मेमोराइज कर रहे हैं, वो एक निश्चित वातावरण में उस सूचना का कूट संकेतन होता है। और एनकोडिंग में क्या होता है, हमारा जो नर्व कंडक्शन है, अब नर्व कंडक्शन क्या होती है? हमारा नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, और न्यूरॉन में जो केमिकल और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जो हम कहेंगे रासायनिक और वैद्युत परिवर्तन जो होते हैं वो उसे हम नर्व कंडक्शन कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन में होने वाले परिवर्तनों की वजह से जो कूट संकेतन की प्रक्रिया है वो घटित होती है। और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में और हमारे सारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद हैं। ये जब सूचना ग्रहण करी जाती है, जब एनकोडिंग होती है, कूट संकेतन होता है, उस समय इन न्यूरॉन्स के बीच में अलग तरीके के कनेक्शंस डेवलप होते हैं, और जो पुराने कनेक्शंस हैं वो या तो मजबूत होते हैं या चेंज होते हैं। जो भी होता है उससे सूचना का जो संवहन होता है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क के निश्चित केंद्रों में जाकर ये सूचना एकत्रित होती है। यदि हम इसे सरल भाषा में कहें कि जब कूट संकेतन होता है तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें रीवायरिंग होती है। जैसे जब आप अपने घर में बिजली का कनेक्शन लगाते हैं और नए तार बदल के जब उसको
दोबारा से रेनोवेट करते हैं, उसी तरीके से जब नई सूचना ग्रहण करी जा रही है तो ब्रेन में अलग अलग सेक्शंस में रीवायरिंग होती है, जिससे स्मृति में नया अनुभव जो है वो स्टोर हो सके, उसका भंडारण हो सके। और एनकोडिंग कई प्रकार की होती है, जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उसी प्रकार से सूचनाओं का कूट संकेतन भी अलग प्रकार से होता है। और केवल सूचनाओं को ग्रहण करना ही कूट संकेतन नहीं होता, बल्कि जो अभी आप देखेंगे जो हमारे अलग अलग मेमोरी सिस्टम हैं उसमें एनकोडिंग अलग प्रकार से होती है। इसलिए जो एनकोडिंग के जो मुख्य प्रकार हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो एक प्रकार है वो है अकाउस्टिक एनकोडिंग, जिसे श्रवण कूट संकेतन कहा जाता है। और जो भी हमारे ध्वनि से संबंधित जो भी प्रोसेसिंग और एनकोडिंग है, जो शब्द हैं, जो जो कुछ भी सुनना है, किसी भी प्रकार की जो आवाज़ है उसको जो हम ग्रहण करते हैं वो श्रवणात्मक कूट संकेतन के अंदर आता है। और ये हमारी इकोइक मेमोरी, जो हमारी संवेदी स्मृति होती है, उसमें इनपुट का काम करते हैं। अगली जो कूट संकेतन का प्रकार है वो है विजुअल एनकोडिंग, यानी कि दृश्य कूट संकेतन। इसमें जो भी आप आँखों से देख सकते हैं, जो सूचना आँखों से ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो चित्र है, रंग है, उन सब का जो कूट संकेतन है वो विजुअल एनकोडिंग के अंदर आता है और ये आइकॉनिक मेमोरी को निर्मित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनकोडिंग है वो है सिमेंटिक एनकोडिंग या शब्दार्थ संबंधी कूट संकेतन। इसमें जो शब्दों से, भाषा से संबंधित जितना भी कूट संकेतन होता है वो सिमेंटिक एनकोडिंग में आता है। टैक्टाइल एनकोडिंग त्वचा से संबंधित, स्पर्श से संबंधित, उसे टैक्टाइल एनकोडिंग कहा जाता है। इसके अलावा इलेबोरेटिव एनकोडिंग जो है, इलेबोरेटिव एनकोडिंग में आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से उपलब्ध है उस इन्फॉर्मेशन से जब आप नई सूचना को जोड़ रहे हैं तो ये इलेबोरेटिव एनकोडिंग हो रहा है। और आप क्या नई सूचना ग्रहण करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास उससे संबंधित कौन सी सूचना पहले से उपलब्ध है। अगला इसके अलावा ओडोर्स एंड टेस्ट, यानी जो गंध संबंधी जो कूट संकेतन होता है, या जो आपका टेस्ट संबंधी एनकोडिंग भी होती है। अगला जो स्टेज आती है वो है स्टोरेज या भंडारण की। भंडारण कहा जाता है जो भी सूचना आपने कूट संकेतित की है उसको अगले प्रयोग तक के लिए जो संचय करने की जो अवस्था है उसे स्टोरेज या भंडारण कहा जाता है। और ये जो है एक तरीके से निष्क्रिय अवस्था है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क में इन्फॉर्मेशन को तब तक के लिए रखा जाता है जब तक कि उसको दोबारा से रिकॉल नहीं किया जाए। और जो भंडारण का समय होता है वो स्मृति के प्रकार पर डिपेंड करता है। जैसे कि जब हम अल्पकालिक स्मृति की बात करते हैं तो भंडारण का समय मैक्सिमम 30 सेकेंड्स होता है, जबकि जब हम दीर्घकालिक स्मृति की बात करते हैं तो भंडारण लाइफ टाइम के लिए हो सकता है, दिनों, महीनों, वर्षों के लिए भी सूचना का भंडारण हो सकता है। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं वो इस चीज़ को प्रभावित करेगी कि हम उस सूचना का जो है रिट्रीवल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसको दोबारा से याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये भंडारण पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगला जो स्टेज आती है, जो प्रोसेस आती है वो है रिट्रीवल या प्रत्याहन की। प्रत्याहन कहा जाता है मेमोरी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन को निकालने को, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है जब आप उसको अपने चेतन में वापस लेकर आते हैं तो इसे प्रत्याहन या रिट्रीवल कहा जाता है। और सरल भाषा में हम इसे याद करना भी कहते हैं। जब हम प्रत्याहन की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार हमारे सामने आते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल कहा जाता है सिंपली जो आप किसी चीज़ को दोबारा से याद करना,
और रिकॉग्निशन कहा जाता है पहचानना। रिकॉल में सिंपली जब आपको पूछा जाए कि कल आपने क्या खाया था, तो ये रिकॉल है। और रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आपके सामने कुछ उद्दीपक प्रस्तुत करे जाते हैं और उसके अलावा नए और पुराने उद्दीपकों में आपसे अंतर करने के लिए कहा जाता है कि इसमें से कौन से उद्दीपक आपके लिए नया है या पुराना है। तब ये पहचान की प्रक्रिया है और इसमें भी आप अपनी स्मृति का प्रयोग कर रहे होते हैं। एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जब हम एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल की बात कर रहे हैं, कूट संकेतन, भंडारण और प्रत्याहन की बात कर रहे हैं, तो तीनों ही प्रक्रिया जो है वो स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। और किसी भी स्टेज पर यदि परफेक्शन नहीं है, यदि ये प्रक्रिया ठीक से घटित नहीं होती, तो उस उद्दीपक से संबंधित स्मृति, उस सूचना का जो भंडारण है, जो स्मृति है, वो नहीं होगी, वो मेमोरी फॉर्म नहीं होगी। जैसे किसी भी अवस्था पर यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप टेम्परेरी भी उसको भूल सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप हमेशा के लिए उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाएं। जैसे कि एनकोडिंग जो है वो सूचना के इनिशियल रजिस्ट्रेशन की अवस्था है, यानी आप अभी उस सूचना को ग्रहण कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे आपके पास भंडारण के लिए, जैसे आपके पास आप अगले मौसम के लिए या अपने घर के लिए आप गेहूँ लाते हैं और गेहूँ को आप एक डब्बे में स्टोर करके रखते हैं, एक टंकी में स्टोर करके रखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप गेहूँ ला रहे हैं, फिर आप उसे स्टोर कर रहे हैं और फिर जब आवश्यकता पड़ रही है तब आप उस गेहूँ को यूज़ कर रहे हैं। यदि आप गेहूँ लाएंगे ही नहीं तो आप उस डब्बे में से गेहूँ कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से यदि इन्फॉर्मेशन की एनकोडिंग नहीं हो रही है तो आप उसको मेमोराइज कर ही नहीं सकते, आप उसको रिकॉल कर ही नहीं सकते। जब तक कोई भी कूट संकेतन नहीं हो रहा है आप उसको बाद में याद कर ही नहीं सकते। और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें यदि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है तो एनकोडिंग में फेलियर होता है। नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप जो आता है वो है स्टोरेज का। यदि वो इन्फॉर्मेशन ढंग से स्टोर नहीं हुई है, आपने उसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यही एग्जांपल गेहूं वाला मैं कंटिन्यू करूँ, आपने जिस डब्बे में रखा है उस डब्बे में छेद है या आपने उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करा है, उसमें कीड़ा लग गया, तो वो खाने लायक नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से यदि आपने इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं करा है, उस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया है, तो आप उसको बाद में याद नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है रिट्रीवल की, तो रिट्रीवल तो है ही यदि आप उसको एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में यदि आप याद नहीं कर पा रहे तो वो फेलियर ऑफ मेमोरी है ही, जिसे हम फॉरगेटिंग कहते हैं। तो तीनों ही स्टेज मिलकर एक मेमोरी फॉर्म करती है और आपकी स्मृति को कंप्लीट करती है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ये मेरे रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू।